और चलिए सबसे पहले बात करेंगे मौसम के मिजाज की। कुमाऊं में तेज बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। नैनीताल, चंपावत और इसके साथ ही पिथौरागढ़ में भी तेज बारिश की आशंका है। देहरादून में भी हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक गढ़वाल के ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मौसम से जुड़ी हुई कि मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलने वाला है और कुमाऊं में तेज बारिश का पूर्वानुमान है। नैनीताल, चंपावत, पिथौरागढ़ में तेज बारिश की आशंका जाहिर की गई है। जोशीमठ भूधसाव पर महीनों बाद 8 वैज्ञानिक संस्थाओं की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया गया और इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर राज्य सरकार ने 139 पेज का एक ड्राफ्ट भी तैयार किया है, जिसके आधार पर जोशीमठ में पुनर्निर्माण से लेकर विस्थापन का काम होगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जोशीमठ आपदा के बाद वैज्ञानिक संस्थाओं द्वारा की भूधसाव के कारणों की जांच रिपोर्ट आखिरकार सार्वजनिक कर दी गई। लगभग सभी रिपोर्ट से यही निष्कर्ष निकला है कि मोरेन पर बसे जोशीमठ शहर में अनियंत्रित निर्माण और ड्रेनेज सिस्टम की अनदेखी इस ऐतिहासिक शहर को ले डूबी। वैज्ञानिक रिपोर्ट ने कई बातों पर अपना ध्यान खींचा है। जोशीमठ की रिपोर्ट में क्या क्या है हम आपको बताते हैं। पिछले 4 दशक से जोशीमठ धीरे धीरे धंस रहा है। जनवरी 2022 को भी एक अंतरिम रिपोर्ट दी गई थी, जिसमें एनडीएमए और सीबीआरआई ने खतरे से आगाह किया था। मोरेन के मलबे पर बसे शहर में हुआ अंधाधुंध निर्माण, छोटी बस्तियों वाले क्षेत्रों में नहीं पड़ी दरारें, जमीन से 18 से 48 मीटर अंदर तैयार हुई वाटर बॉडी। इस रिसाव के चलते ही कई क्षेत्रों में धंसाव हुआ। मारवाड़ी, सिंगधार, सुनील गांव चपेट में आए थे। नरसिंह मंदिर क्षेत्र को रिपोर्ट में बताया सुरक्षित। अगर हम देखें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, तो उनका कहना है कि जो धाराएं बह रही थी नीचे से, वो धाराओं को रोक दिया गया है। कहीं रुक गई है, वो ठीक से वो बह नहीं रही है और प्लस पानी सीप कर रही है अंदर, उसके कारण अंदर से जो धारा बह रही है वो पूरी मिट्टी ले जा रही है साथ में। जो हमने देखा अभी जेपी कॉलोनी में जो पानी निकल रहा था उसमें बहुत सारी घुली हुई मिट्टी भी थी। 8 वैज्ञानिक संस्थाओं से मिली रिपोर्ट का फाइनल ड्राफ्ट बनाकर केंद्र को भेज दिया गया है। इसमें पूरे जोशीमठ को हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन की कैटेगरी में बांटा गया है। इसी आधार पर घरों को भी डिवाइड किया गया है। भारत सरकार ने हाई रिस्क जोन एरिया को पूरी तरह से खाली कराने के निर्देश दे दिए हैं। इन रिपोर्ट्स के आधार पे जो मेन रिहेबिलिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो पूरे जोशीमठ को 3 क्षेत्र में विभाजित किया गया है। हाई रिस्क जोन, मीडियम रिस्क जोन और लो रिस्क जोन। जो अभी भारत सरकार पे तय हुआ है कि हाई रिस्क जोन को पूरा ही यहां से हटाना पड़ेगा। जोशीमठ में पूरी तरह से ध्वस्त हुए 445 घरों को रेड और 27 घरों को ब्लैक श्रेणी में रखा गया है। 931 घरों को येलो कैटेगरी में रखा गया है। जोशीमठ का पुनर्निर्माण अभिनव वैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर होगा। इसके लिए हाउसिंग डिपार्टमेंट को मास्टर प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील प्रभात की रिपोर्ट। तो जोशीमठ में कई घर ऐसे हैं जिनमें दरार पड़ी है और उनको लेकर एक संस्था का गठन किया गया, एक कमेटी बनाई गई जिन्होंने एक रिपोर्ट तैयार कर दी है। भारती सकलानी सहयोगी साथ जुड़ गई हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। भारती, जोशीमठ में जैसे हालात इस वक्त बने हुए हैं उसको लेकर जो रिपोर्ट तैयार की गई है, क्या अब ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द हालात यहां पर सुधरेंगे? देखिए, कोशिश यही होनी चाहिए कि हालात यहाँ पर सुधरे, लेकिन ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। इससे आगे बढ़कर अगर हम बात करें, अभी कुछ ही दिन पहले हमने देखा था कि नैनीताल में भी कई जगह पर दरारें देखने को मिली थी। तो इस रिपोर्ट के आधार पर ये कहा जा सकता है कि बाकी जगह भी अलार्मिंग सिचुएशन है, वहां पर भी जो अंधाधुंध निर्माण हो रहा है
उस पर अब नजर बनानी चाहिए, उस पर अब देखना चाहिए कि कहीं पर भी क्षमता से ज्यादा निर्माण ना हो जाए, क्योंकि अगर हम देख रहे हैं अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शन हो रहा है कई जगह पर, जबकि उसकी क्षमता उतनी है ही नहीं कि बाहर वो सह सके, तो ये कहा जा सकता है कि इस तरह की जोशीमठ में जो हालात बने उसके बाद हमने देखा कि जोशीमठ में कैसी स्थितियां हो गई थी। जनवरी से लगातार मैं खुद वहां पर थी और वहां पर मैंने देखा था कि किस तरीके से हर जगह पर जो दरारें आ रही हैं, कैसी सिचुएशंस वहां पर हो रही है। और उसके बाद अभी हम नैनीताल का जिक्र जैसे मैंने किया, वहां पर भी अभी 2-4 दिन पहले हमने देखा कि वीरेंद्र ने वहां से खबरें भेजी कि कई जगह पर दरारें आ रही हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूं यहां पर कि इस पूरी स्थिति को देखते हुए, समझते हुए, अब ये अलार्मिंग सिचुएशन है, सरकार को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो भी अनलिमिटेड कंस्ट्रक्शंस हो रहा है वहां पर ध्यान दिया जाए। बहुत शुक्रिया भारती जानकारी साझा करने के लिए। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर राजधानी में डेंगू मरीजों का आंकड़ा 900 के पार पहुंच गया और सबसे ज्यादा जो मामले हैं वो रायपुर से डेंगू के निकलकर सामने आए। अब तक 807 मरीज ठीक हो चुके हैं, जबकि 47 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पूरे उत्तराखंड में कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बात की जाए देहरादून की, तो ये डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है और अभी तक 807 मरीज ठीक हो गए हैं, 47 मरीजों का अब भी अस्पताल में इलाज जारी है। और आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का लंदन में रोड शो है। 26 सितंबर से 28 तारीख तक ब्रिटेन दौरे पर है डेलीगेशन। रोपवे के क्षेत्र में अग्रणी पोमा ग्रुप के साथ डेलीगेशन की बैठक होगी। पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा होगी। लंदन में अन्य उद्योग घरानों के साथ ही डेलीगेशन की बैठक होगी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए आमंत्रित भी किया जाएगा। तो ये दौरा बेहद खास है लंदन का। पुष्कर सिंह धामी लंदन के दौरे पर हैं और यहां पर एक रोड शो भी होगा जिसमें कि भारतीय मूल के नागरिक भी मौजूद रहेंगे। और सोमवार को ब्रिटेन की 4 दिवसीय दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन पहुंचे, जहां पर एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत हुआ। एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में प्रवासी भारतीय पहुंचे। यहां उत्तराखंड के पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ में सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। लंदन पहुंचने पर भारतीय समुदाय और उत्तराखंड मूल के लोगों के द्वारा उत्तराखंड की परंपरा के अनुसार गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया। इस दौरान कार्यक्रम भी पेश किए गए, जिसमें महिलाओं ने पहाड़ी गानों पर शानदार प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार का ये डेलीगेशन 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ब्रिटेन दौरे पर रहेगा। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये लंदन की तस्वीरें, जहां पर जो उत्तराखंड के लोग वहां पर रहते हैं वो लोग पहुंचे थे और स्वागत किया गया पुष्कर सिंह धामी का। और ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, जब पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना भी की वहां पर पहुंचकर। तो ऐसे में ये जो तस्वीरें हैं ये लंदन की हैं, जहां पर भारतीय मूल के जो लोग थे वो सीएम धामी का स्वागत करने के लिए पहुंचे थे। काफी गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया गया और ये दौरा बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि उत्तराखंड में निवेश लाने के लिए ये दौरा एक मील का पत्थर भी साबित हो सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी सोमवार से लंदन के दौरे पर हैं, जहां वो आज कई बिजनेस घरानों के लोगों से मिलेंगे, जुलेंगे, बातचीत करेंगे। उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर समिट के लिए उन्हें आमंत्रित करेंगे। ब्रिटेन दौरे के बाद भी सीएम धामी ने समिट को लेकर कई प्लान तैयार किए। सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी एक डेलीगेशन के साथ लंदन के दौरे पर हैं। यात्रा के दौरान वो लंदन में रोड शो करेंगे और वहां पर प्रवासी उत्तराखंड के लोगों से बातचीत करेंगे। सीएम धामी अपने डेलीगेशन के साथ 26 सितंबर को लंदन में होने वाले रोड शो के दौरान
डेलीगेशन रोपवे के क्षेत्र में अग्रणीय पोमा ग्रुप के साथ बैठक करेंगे, जिस दौरान पोमा ग्रुप के साथ प्रदेश में इको फ्रेंडली मोबिलिटी के संबंध में चर्चा की जाएगी। कुछ देर बाद वो लंदन में अन्य उद्योग घरानों के साथ बैठक करेंगे एवं विश्व स्तरीय निवेशकों को उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर मीट के लिए आमंत्रित भी करेंगे। यात्रा के दौरान डेलीगेशन द्वारा लंदन के प्रमुख हस्तियों से भी भेंट की जाएगी। 27 सितंबर को सीएम धामी और डेलीगेशन बर्मिंघम के WMG बार्बिक मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद डेलीगेशन TVS नॉर्थ ग्रुप के साथ उत्तराखंड में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की जाएगी। इस दौरे पर ब्रिटेन के टूरिज्म सेक्टर से जुड़े बड़े घरानों से भी बैठक आयोजित की जाएगी। 28 सितंबर को उनका दौरा समाप्त हो जाएगा। इसके बाद अक्टूबर में सिंगापुर और ताइवान में रोड शो होगा। 16 से 20 अक्टूबर को दुबई और आबू धाबी में रोड शो। इसके साथ ही देश के 6 बड़े शहरों में भी रोड शो आयोजित किए जाएंगे। अहमदाबाद, चंडीगढ़, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद में ये रोड शो होंगे। उत्तराखंड में निवेश के लिए अभी तक करीब 7,000 करोड़ का MOU साइन हो चुका है, जबकि प्रदेश में 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए देहरादून में 8 से 9 दिसंबर को उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट का आयोजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुड़की रेलवे स्टेशन पर पाकिस्तानी जायरीनों का जत्था पहुंचा, जिसमें 107 पाकिस्तानी जायरीन शामिल हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा के बीच में बसों से जायरीन पिरान कलियर के लिए रवाना हो गए हैं। यहां पर साबिर पाक दरगाह जायरीन जाएंगे, जहां पर सालाना उर्स का मेला भी चल रहा है। पाक जायरीन पिरान कलियर में 5 दिन रुकेंगे। देखिए, इस समय कलियर मेले में शिरकत करने के लिए 105 और 2 उनके जो लाइजनिंग ऑफिसर्स हैं वो कुल 107 जायरीन पाकिस्तान से यहाँ शिरकत कर रहे हैं, जिसके वजह से सेंसिटिविटी को देखते हुए हम लोगों ने पुलिस बल को तैनात किया है। उनको अच्छी तरह ब्रीफ किया गया है और उनकी जाने के लिए जो सुरक्षा के पूरा इंतजाम है वो हम लोगों ने किए हुए हैं। तो कितने दिन तक रुकेंगे और वहाँ किस तरीके की व्यवस्था होगी? ये कलियर मेले तक के लिए हमारे पास हैं और इनका वापसी का मूवमेंट 1 तारीख को होगा, 1 अक्टूबर को। टिहरी में बीते रोज एक सड़क हादसा हो गया और यहां के नैनबाग के मरोड़ा पुल के पास एक कार खाई में गिर गई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोनों शवों को पुलिस ने बरामद कर लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जोशीमठ जैसे हालात अब चमोली के पंगनू गांव में भी होने लगे हैं। यहां पर भूस्खलन के बाद में घरों में दरार पड़ने लगी है, जिससे कि लोग बेघर होने लगे हैं। तो वहीं महिलाएं भी ऐसी स्थिति में हैं, जिससे देखकर लोग काफी ज्यादा डर में हैं और इस स्थिति को देखकर लोग फूट फूट कर रो रहे हैं। गांव में लगातार हालात बिगड़ते जा रहे हैं। प्रशासन की कार्यप्रणाली से भी लोग नाराज दिखाई दे रहे हैं। 15 से अधिक घर अभी तक पूरी तरीके से प्रभावित हैं, जबकि 42 परिवारों को शिफ्ट करने की बात कही जा रही है। वहीं गांव में भूगर्भीय सर्वेक्षण की टीम पहुंची, जो कि भूस्खलन की वजह का पता लगाएगी। मेरा तो 14 परिवार है। कहाँ मेरे बच्चे रहेंगे, कहाँ मेरा गाँव घर को कुछ नहीं है यहाँ। मेरे को ऐसा तरास लग रहा। देखो तुम खुद मेरे मकान को भी देखो, इतने बड़े परिवार है हमारे, कहाँ हम रहेंगे? प्रशासन ने कुछ नहीं दिया हमको। कहाँ हमको टीन है, कहाँ कुछ नहीं है, कहाँ रहेंगे हम? इतने छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ रह सकते हैं? हमको आप ही देखो कि कहाँ है, इनके जगह कहाँ पे रहना चाहते हैं। और अभी तक मेरा कोई वो नहीं मिला मेरे को। कितना खतरा है आपको? खतरा बहुत ज्यादा है मेरे को। पूरा ही स्लिप आ रहा है नीचे जी, मकान की तरफ जी। अकेला आदमी हूँ मैं और पटवारी ने नाम लिखा था मेरा जी, और 3 दूंगा और कुछ नहीं मिला अभी तक। सोमवार को पंगनो गांव के ग्रामीणों ने जोशीमठ मुख्य बाजार में जुलूस निकालकर तहसील परिसर में जमकर हंगामा किया। गांव के लोगों का कहना है कि 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन के द्वारा प्रभावित परिवार को राहत नहीं दी जा रही है और न ही अभी कोई व्यवस्था धरातल पर की जा रही है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिल सके।
स्कूली बच्चे 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलने को मजबूर हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भूस्खलन की जद में आने से क्षतिग्रस्त हो चुका है। लगातार गांव के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मजबूरन ग्रामीणों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। प्रशासन नहीं सुन रही है, अनदेखा कर रही है और हमारे गांव में इतना 3 महीने से इतना भूस्खलन हो रहा है कि हमारा पूरा गांव बहने वाला है और कोई हमारा शुद्ध लेने वाले नहीं है। हम जो है जिला प्रशासन से तहसील प्रशासन कई बार आवाज उठा चुके हैं। हमारी इतनी बड़ी जनता सड़क पर आने की क्या जरूरत थी? जब हमें प्रशासन पहले ही टेंट या राहत कैंप दे देता तो हमें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? हम इतना चिल्ला रहे हैं लेकिन हमारे चिल्लाने के बावजूद हमारी आवाजों को दबाई जा रही है। नैनीताल में मकान गिरने के बाद में अब प्रशासन सख्त हो गया है। पूरी पहाड़ी में 150 मकान ऐसे हैं जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं, जिनको प्राधिकरण ने नोटिस जारी कर दिया। संवेदनशील पहाड़ी पर भी बने इन मकानों पर तत्काल सुनवाई होगी और मामले का निपटारा होगा। वहीं सुरक्षा के लिए फिलहाल प्रशासन ने जियो बैग के जरिए काम शुरू कर दिया है। भू वैज्ञानिकों ने भी पूरे इलाके का सर्वे किया और डीएम नैनीताल ने बताया कि कई साल पहले इस पहाड़ी को असुरक्षित जोन में रखा गया था, बावजूद इसके निर्माण होता रहा है। तात्कालिक रूप से खतरे की जद में हैं लोग, उनको विस्थापित होने के लिए सुरक्षा के दृष्टिगत हमने बताया है। कुछ लोग वहां से अपने परिवार रिश्तेदारों के यहाँ भी शिफ्ट हो गए हैं। वर्तमान में वहां तात्कालिक सेफ्टी मेजर्स पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराए जाने के निर्देश दे। रेरा एक्ट पर सीएम धामी ने बड़ा फैसला लिया है, जिसका असर हल्द्वानी में साफ दिखाई पड़ रहा है। आखिर क्या है ये बड़ा फैसला जिससे कि विरोधी भी सीएम के फैसले को लेकर सपोर्ट में दिखाई दे रहे हैं? एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। हल्द्वानी के इन किसानों और प्रॉपर्टी कारोबारियों की बगावती तेवर सीएम धामी के एक मास्टर स्ट्रोक से नर्म पड़ गए हैं। हल्द्वानी और रामनगर में रेरा एक्ट लागू होने से ये लोग नाराज थे, लेकिन सीएम ने इन्हें बुलाकर सब कुछ ठीक करने का भरोसा दिया है, जिसके बाद 40 दिनों से जारी ये आंदोलन अब खत्म हो गया है। हमारी किसान युवा संघर्ष समिति भी थी, उसमें हमको 4 चीजों पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दे करके बोला है कि 6 माह के भीतर जो है ये जो 5300 स्क्वायर फीट वाली जो ये बाध्यता थी ये किसानों के ऊपर से खत्म हो जाएगी। इसके लिए एक 6 महीने के लिए कमेटी गठित करी, जिसमें चेक एंड बैलेंस के लिए हम यानी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ साथ हम लोगों को भी रखा गया है। सीएम धामी ने रेरा एक्ट में तब्दीली के साथ ही किसान और प्रॉपर्टी कारोबारियों की 4 मांगों पर भी कार्रवाई का भरोसा दिया है, जिससे आंदोलनकारी किसान खुश है। जो रेरा के नियम थे वो धरातल पे उतरने के लायक थे ही नहीं। जिस तरह से रेरा के नियम उठा के अधिकारियों ने लागू कर दिए, वो नियमों में बहुत ज्यादा विसंगतियां थी। हम लोगों का डेलीगेशन युवा किसान संघर्ष समिति गैर राजनीतिक संगठन के माध्यम से हम लोगों ने पिछले 40 दिन से हम लोग संघर्ष कर रहे थे। दरअसल किसान और प्रॉपर्टी कारोबारियों की दलील थी कि रेरा एक्ट लागू होने से जरूरतमंद लोग ना तो जमीन बेच पाएंगे और ना ही खरीद पाएंगे, क्योंकि एक्ट के तहत कॉलोनी काटने या जमीन बेचने के लिए जितनी चौड़ी रोड की आवश्यकता है, वैसी जमीन हल्द्वानी और रामनगर के इलाके में नहीं। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। भारत दर्शन कार्यक्रम के दौरान देवप्रयाग से आए बच्चों ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की। इस दौरान में देवप्रयाग के बीजेपी विधायक विनोद कंडारी और बीजेपी नेता नेहा जोशी भी मौजूद रहे। दरअसल भारत दर्शन कार्यक्रम के तहत में देवप्रयाग के हाई स्कूल के मेधावी छात्र दिल्ली भ्रमण के लिए आए हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में माता मूर्ति मेले की तैयारी पूरी हो गई है। भगवान बद्रीनाथ को माता मूर्ति मेले के लिए आमंत्रण किया गया है। माणा क्षेत्रपाल घनियाल देवता ने भगवान बद्री विशाल को न्योता दिया है। भगवान बद्री विशाल अपनी माता मूर्ति को मिलने माणा जाएंगे, जो हिंदुस्तान का पहला गांव है। अब इससे पहले वो आखिरी गांव हुआ करता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद उसे हिंदुस्तान का पहला गांव घोषित किया गया।
सोमवार को बद्रीनाथ धाम में बड़े ही उल्लास के साथ में नारद उत्सव मनाया गया। पहले भगवान नारद की विशेष पूजा अर्चना की गई और धाम के पास देव ऋषि नारद शिला में मुख्य पुजारी रावल ने पूजा अर्चना की। इस दौरान आर्मी के मधुर बैंड की धुन भी बद्रीनाथ धाम में बजाई गई। नारद उत्सव के दौरान में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भगवान नारायण के दर्शनों के बाद में नारद जी के भी दर्शन किए। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें नॉनस्टॉप अंदाज में। हल्द्वानी के लालकुआं में आंचल मिल्क प्लांट में अमोनिया गैस लीक हो गई, जिससे कि 8 कर्मचारी बेहोश हो गए। नैनीताल के बीडी पांडे जिला अस्पताल में अतिक्रमण पर हुई कार्रवाई पर सरकार ने अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। हाई कोर्ट ने जागेश्वर विधायक मोहन सिंह महारा को नोटिस जारी किया है, जिस पर मोहन सिंह ने कहा है कि वो कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन निर्माण काम में गड़बड़ी करने वालों की जांच जरूर कराऊंगा। हरिद्वार में स्वराज सेवा दल के कार्यकर्ता ने हरिद्वार रुड़की विकसित प्राधिकरण में हंगामा किया। प्राधिकरण के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ऋषिकेश में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पंडित दीनदयाल के योगदान को याद करते हुए श्रद्धांजलि दी। पौड़ी के डीएम आशीष चौहान ने श्रीनगर ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया और लोगों से भी रक्तदान की अपील की। देहरादून में शराब कारोबारी ने एक होलोग्राम काटकर 2 शराब की बोतलों में लगाया, जिस पर आबकारी अधिकारी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज हुआ है। देहरादून में सार्वजनिक स्थानों पर अब शराब का सेवन करना महंगा पड़ सकता है। पुलिस सड़क किनारे शराब पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। रुद्रप्रयाग में घोड़े खच्चर डंडी कंडी संचालकों ने बैठक की। सभी ने बिना लाइसेंस के घोड़े खच्चरों के संचालन पर कड़ी आपत्ति जाहिर की और प्रशासन से कार्रवाई की मांग की। रुद्रप्रयाग में पुलिस अधिकारियों ने ग्राम प्रहरियों और गांव के लोगों के साथ संवाद किया। गांव में आने वाले संदिग्ध लोगों पर नजर रखने की बात कही।